हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो जैसे कि आपको पता है आपका जेके बैंक का एग्ज़ाम 25 नवंबर से स्टार्ट है, मतलब कि फ्रॉम टुमारो से आपकी फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी जेके बैंक पीओ की प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। आप सभी को पता है ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम, प्रीलिम्स के बाद आपका होता है मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स इज जस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, आपने इसे क्वालिफाई करना है। ये नहीं है कि आप इसमें ज्यादा स्कोर करोगे तो आपको आपकी मन पसंदीदा डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने इसके पार स्कोर के आगे जाना है तो आप आगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए जा सकते हो। तो चलो पहले हम डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। अब जैसे कि आपको पता है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में 3 सेक्शंस रहेंगी, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। ये आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम से टोटली डिफर है, जिसमें मैं कह रहा था कि टाइम लिमिट कुछ खास नहीं है, उसमें पर क्वेश्चन आपका 1 मिनट आ रहा था और इसको आपको पर क्वेश्चन अबाउट 35-40 सेकेंड्स मिल जाते हैं। तो आप सभी को जैसे पता है कि हर एक सेक्शन के लिए आपके पास 20 मिनट्स है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आपको आएंगे जो आपने 20 मिनट्स में करने हैं। सेकेंडली क्वांट के 35 क्वेश्चन आएंगे जो आपने 20 मिनट्स में करने हैं, और रीजनिंग के भी 35 आएंगे जो आपने 20 मिनट्स में करने हैं। लेकिन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आपको कम्युलेटिव 2 आवर्स का टाइम था, तो उसमें टाइम का लिमिट नहीं था, उसमें आपने अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे वर्क नहीं करना था। लेकिन ये जो आपका जेके बैंक का एग्जाम है इसमें आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी जरूर होनी चाहिए। एक्यूरेसी के साथ साथ आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, आपने कैसे टाइम मैनेज करना है, कौन सी टॉपिक को पहले पकड़ना है और कौन से क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ पास स्कोर के आगे जाने की सोचें। आप ये नहीं सोचे कि मैंने ये रैंक लाना है कि ये रैंक लाना है। पीएम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में तो आपका था कि आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, आपको वैसी आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी। तो पहले मैं बता दूं, जैसे कि आपका पहले भी ये एग्जाम हो चुका है, ये क्रैश हो गया था एग्जाम, आप सभी को पता होगा। उस टाइम पे आपका कट ऑफ किसी डिस्ट्रिक्ट में 60 था तो किसी डिस्ट्रिक्ट में 40 था। तो अगर इस पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखें, अगर इस पॉइंट को हम ध्यान में रखें तो आपका कट ऑफ कुछ अराउंड 55 के ही रहना चाहिए, मैक्सिमम मैं कह रहा हूं 55 के ऊपर तो जाना नहीं चाहिए। अगर लास्ट रिजल्ट की बात की जाए तो आपने यही सोचना है कि मैं 55 कैसे टारगेट करूं, उसके आगे कैसे जाऊं ताकि मैं थोड़ा सेफ भी रहूं। ये नहीं हो जाए 1-2 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए कट ऑफ, वैसे होना नहीं चाहिए। अगर हम लास्ट को माइंड में रख के रखें, लास्ट में जो आपके एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, उस चीज को ध्यान में रखें। तो अब बात करते हैं सिलेबस की, कौन से टॉपिक आपने पकड़ने हैं और कौन से नहीं। ठीक है, कितना मैंने बोला आपको टारगेट करने को 55 प्लस। ठीक है, 55 प्लस टारगेट करना है। तो अब पकड़ते हैं टॉपिक्स को। तो ये है आपके पास रीजनिंग के टॉपिक्स। आपको पता है आपकी रीजनिंग आनी है 35 मार्क्स की, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 35 के 35 अटेम्प्ट करके आए और आपके सही हो जाएं। हमने एक्यूरेसी पे वर्क करना है। तो अब इसमें आपने कौन कौन से टॉपिक को टारगेट करना है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे इजीएस्ट वन जो इसमें गिनी जाती है डेट इज इनइक्वालिटी। आजकल के एग्जाम में खासियत यही चीज है, कोडेड इनइक्वालिटी आ रही है। ठीक है, तो कोडेड इनइक्वालिटी में आप लगा सकते हो कि आपने टाइम रखिए कि 3 मिनट्स में आपने इसकी 5 नंबर पक्के कीजिए। 3 मिनट्स में मैं कुछ ज्यादा कह रहा हूं, मैं एक तरह का एवरेज ले रहा हूं कि सभी को मिलाकर ले रहा हूं। कुछ कुछ तो इसे 1.5 मिनट में भी खत्म कर देते हैं इसके 5 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आपने टारगेट इसमें करना होता है जो आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाती है, ये भी आपकी इजीएस्ट वन गिनी जाती है, इसमें भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद आप देख सकते हो सिलोगिज्म, ये भी बड़ा इजी है अगर आपने प्रॉपर इसकी टेक्निक्स, इसकी प्रॉपर आपने सीखा होगा कि आपने इसके ओनली फ्यू वाले कंसेप्ट कैसे करने हैं। तो ये भी आपके आसानी से 4 मिनट्स में
5 क्वेश्चन हो जाते हैं। 4 मिनट्स में मैंने ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एवरेज बता रहा हूँ सभी का, किसी का ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है। आगे बच जाती है एक पजल्स, जिसके लिए हमने एक प्रॉपर सीरीज चलाई थी। तो मैं बता दूं, अगर पजल्स 4 पजल्स आती हैं तो उसमें से 3 आपकी इजी लेवल की रहेंगी, और अगर 3 पजल्स आती हैं तो आपकी 2 इजी लेवल जरूर होंगी, मतलब आपकी एक सिंगल वेरिएबल आप कह सकते हो। तो इन पजल्स को आपने स्टार्टिंग में नहीं पकड़ना, इन पजल्स को आपने तब पकड़ना है जब आपने श्योरिटी कर ली है कि हाँ मेरे 15 मार्क्स पक्के हो गए हैं, और अब भी टाइम बचा है 7 to 8 मिनट्स। ठीक है, जब आपने ये बाकी टॉपिक जो मैंने बताया, डायरेक्शन, रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज और आपका सिलॉगिज्म, इनइक्वालिटी, इनको जब आपने टारगेट कर लिया, उसके बाद भी अभी 7 to 8 मिनट बचे हैं और इसमें से आपने 15 मार्क्स आपकी एक्यूरेसी के साथ आपको गारंटी हो चुकी है, तो उसके बाद आप पजल्स पकड़े। अब मैंने आपको क्या बोला, अगर 3 होंगी तो 3 में से 2 इजी वन होंगी। अब आपने उसको ध्यान से एक सिंगल लुक में आपको पता चलना चाहिए कि ये जो पजल है इजी है कि मॉडरेट है, तो आपने खुद वो पहचानना है। उस इजी वन को पकड़िए, उसको इन 7 to 8 मिनट्स में कवर अप करने की कोशिश कीजिए। अगर एक भी पजल ठीक हो जाती है तो उसमें +5 मार्क्स जोड़ लीजिए, वो 5 के 5 मार्क्स आपके सही हो जाते हैं। तो इस सेक्शन में अगर आपका स्कोर 22+ भी रहे तो बड़ा अच्छा रहेगा, मैं कहूंगा। ठीक है, तो इस सेक्शन में आपने टारगेट रखना है 22+। अब आगे बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम कम पड़ जाता है। इसकी अगर क्वेश्चंस आप अटक जाओ तो वो बात बन जाती है। लेकिन रीजनिंग का क्या था कि रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आने ही आने हैं, और वो प्रॉपर ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बड़े से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो उसमें मैं बता दूं, आपने उसमें सबसे पहले टारगेट करना है सिंप्लीफिकेशन प्लस अप्रोक्सीमेशन। जो टॉपिक आपका रहता है उसमें आपने अप्रोक्स आपका आंसर आना चाहिए। तो उन 2 टॉपिक्स को सबसे पहले पकड़िए। उसके बाद आपका रहना चाहिए नंबर सिस्टम, इस टॉपिक को पकड़िए। एक आपका आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो पजल्स का काम है रीजनिंग में, वो डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसे डीआई भी बोलते हो आप शॉर्ट फॉर्म में, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का काम है। इसको भी आपने लास्ट के 7 to 8 मिनट्स में ट्राई करना है। आप पहले भी पकड़ सकते हो इसमें, नो डाउट, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है इसमें, तभी आप इसको पकड़िए। ठीक है, फिर बात करते हैं बाकी जो ये टॉपिक्स हैं, इनके आपके लगा लो हर एक के 2 to 3 टॉपिक्स ही बनते हैं। आपके जो मेन टॉपिक्स हैं यही रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सिस्टम्स, डीआई, सीरीज एंड सीक्वेंस। आप इस टॉपिक को भी पकड़ सकते हो। तो इसमें आपको अगर कैलकुलेशंस आपकी थोड़ी सी फास्ट नहीं है तो आप इसमें लगा के रखिए, आपने 18 to 20 टारगेट करना है, ज़्यादा नहीं करना। आपने ये नहीं सोचना कि 35 में से मैं सिर्फ और सिर्फ 18 और 20 ला रहा हूं। अगर आपकी ये सेक्शन थोड़ी सी लूज है, आपने ट्राई करना है कि उसको आप कंपनसेट कर लो फ्रॉम रीजनिंग। आप उसमें जो रीजनिंग में मैंने बोला 22 लाने हैं, तो उसमें आप 25 कर लो और इसमें से 3 माइनस कर लो। क्योंकि बड़े से स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, सर रीजनिंग ये जो आपका क्वांट है ये सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो इसके लिए मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए कि आप ये वाले टॉपिक्स को पहले टारगेट कीजिए। फिर भी टाइम बच जाता है तो बाकी जो टॉपिक्स बच जाते हैं, प्रोबेबिलिटी का भी आसानी से हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं रहता। ठीक है, तो लेकिन इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम ही रहती है, इतने ज़्यादा नहीं है कि आपके 3-4 क्वेश्चंस बल्क में आ जाएं। तो यही था। अब आगे बात करते हैं इंग्लिश की। अब ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस। आप सभी को पता है इंग्लिश की आते हैं 30 क्वेश्चंस जो आपने करने होते हैं 20 मिनट्स में। तो इसमें तो आपको टाइम का इशू नहीं रहता। अगर आपने प्रॉपर, आपकी वोकैबलरी अच्छी है, आपकी रीडिंग कंसेप्ट्स अच्छे हैं, आपके इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज है, तो इसके लिए टाइम लिमिट नहीं इतना मेन फैक्टर रहता है।
फिर इसमें बात आती है आपने कौन से टॉपिक को पहले पकड़ना है। तो पहला टॉपिक जो आपने पकड़ना होता है डेट इज स्पॉटिंग एरर्स। जरूरी नहीं है कि इसी को पकड़े, बाकी भी इसमें टॉपिक जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया, एरर करेक्शन आ गया, इसमें भी टॉपिक्स चेंज होते रहते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपने पहले पकड़ना है और सबसे एंड में किसको पकड़ना है वो बात आती है। तो वो आपने सबसे एंड में पकड़ना है पैरा कंप्लीशन, और साथ में जो आपका कॉम्प्रीहेंशन रहता है उससे भी आप ट्राई कीजिए, एंड में कीजिए। ठीक है, ये जो टॉपिक होते हैं इसमें सबसे पहला आपने काम करना है कि उसका टेंस के बारे में पता कीजिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके 5 to 6 क्वेश्चंस एक ही पैराग्राफ बेस्ड पे आपके क्वेश्चंस होंगे। तो आपने उसी में से ढूंढना है। आप पहले उसका टेंस पता कीजिए, फिर आपको ऑप्शंस भी रहते हैं मैक्सिमम, तो उन ऑप्शंस में से ढूंढिए कि इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहता है। अब इसमें भी आप ये टारगेट रखिए आपका स्कोर 22 तक रहे, 22 नहीं तो 20 तो जरूर रखिए। आपको मैंने जैसे बताया आपका रीजनिंग में स्कोर होना चाहिए 22। अगर आपका क्वांट इतना अच्छा नहीं है तो आप उसमें 18 रख सकते हो, 22 + 18 आपका 40 हो गया। और आपका जो थर्ड सेक्शन रहेगी इंग्लिश मैंने आपको पहले बता चुका हूं, टाइम लिमिट का इतना मेन फैक्टर नहीं रहता। उसमें अगर आप 20 भी स्कोर कीजिए करें, 20 से तो वैसे ज्यादा ही सोचिए, तो आपका स्कोर बन जाता है 60, जो हम आपका पास स्कोर बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा अगर हम लास्ट ईयर का कंपेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या रहा हर एक सेक्शन वाइज, हर एक शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन आए, किस लेवल के आए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट और कामनेस से पेपर दीजिए, क्योंकि मैंने ये चीज भी देखी आफ्टर पीए एग्जाम, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स थोड़े से नॉन सीरियस हो गए, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया जेके बैंक का एग्जाम। ये भी एक फैक्टर है कि वो पीए पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम का वेट, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। सेकंड चीज ये भी हो सकता है कि उनका जेके बैंक के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, तो इसलिए वो इस पे इतना फोकस नहीं कर रहे। तो बाकियों के लिए जो इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कि थोड़ा सा आपका कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के कारण। तो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय डे गाइस।